हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम तो आज इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूँ, जिस पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो पहली बात, सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजों में। ओके, तो आपका लगभग अब पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है। तो अब जितना भी आपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ाई किया है, उसके बाद आपको अच्छे कॉलेजों में जिसमें आप चाहते थे मुझे पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिला है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस प्लेटफॉर्म यानी अब हम लोग को बीएससी, अगर आपका बीएससी का जो सिलेबस है यानी अगर आपका केमिस्ट्री सिलेबस है तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग नए नए हैं, 11th-12th पास करके आए हैं, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो ये बात तो तय है कि आप अच्छे रहे होंगे पढ़ने में, तभी तो आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उसके बाद तो आपने कुछ सोच समझ कर ही आपने ग्रेजुएशन को चूज़ किया है कि मेरा बीएससी प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, बीएससी से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या फिर बायोलॉजी होना चाहिए। तो आप कुछ सोच समझ कर ही यहाँ पर आए होंगे। ओके, तो आपका जो भी एम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। उसके बाद चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बच्चों, आपका जो ये सिलेबस है मैं आपकी प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ, तो आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस मिल गया होगा। तो आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए। पहले बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका केमिस्ट्री का बीएससी का सिलेबस क्या है, पूरे सेमेस्टर वाइज वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके में सबसे पहले जो आप लोग का सेमेस्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट हो गया है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो यूनिट 2 है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एकदम टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप लोग एकदम अच्छे से, वो लेक्चर स्टार्ट हो गया है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। लेकिन साथ में अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई करेंगे। 11th-12th का पढ़ाई तो बहुत अलग था, हिंदी में पढ़ते थे, यहाँ अब सब कुछ इंग्लिश में आ गया है, कैसे पढ़ पाएंगे, क्या हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए, बट यहाँ पे कहीं हम लोग पीछे न रह जाए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी, आती है ना। चलो, तो वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, आपको मैं इस बात का दिलासा दिलाती हूँ, 100% श्योर कराती हूँ। अगर आप मेरे को केमिस्ट्री नहीं भी आती है तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़कर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक, फिजिकल और कुछ पोर्शन में ऑर्गेनिक भी मैं पढ़ाऊंगी। और हमारे साथ एक और टीचर है पुनीत सर, वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको 100% श्योर कराती हूँ। अगर आपका यूपी बोर्ड से है, जैसे मान लीजिए कोई लोग यूपी बोर्ड से होगा, कोई लोग सीबीएसई बोर्ड से, कोई लोग आईसीएसई बोर्ड से, तो उनको केमिस्ट्री इतनी ईजी लगेगी। पहली बात तो आप तो भूल ही जाएंगे, अरे हम हिंदी मीडियम के थे, हिंदी मीडियम के, अब मुझे सब कुछ इंग्लिश में आ रहा है। तो कुछ भी नहीं, हम लोग बहुत एकदम दिमाग से ये सारे टेंशन को अलग कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। बस आपको ये पढ़ना है जैसे आप प्योरली 11th-12th पढ़े थे। आप एकदम बिल्कुल सोच के नहीं गए थे कि ओहो मुझे 11th पढ़ना है, ओहो मुझे 12th पढ़ना है। 12th में तो बोर्ड का एग्जाम था, तो टेंशन तो रहा ही होगा। पर यहाँ पे क्या है, आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है बिल्कुल इजी है, बहुत ज़्यादा एकदम हलवा है। बस आपको क्या करना है, आपने 11th-12th में जितनी चीज़ें पढ़ी है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बस, और कुछ भी नहीं है। सोच लो आपको 11th-12th का सिलेबस पढ़ना है, बस। इसमें एकदम टेंशन लेने वाली बात क्या है। हाँ, बात ये कि आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैम आपके लिए इजी होगा, हम लोग के लिए टफ है, ऐसा तो सारे लोग सोचते होंगे। क्योंकि तो बच्चों मैंने भी ग्रेजुएशन किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा वो डर लग रहा था। मैं भी यूपी बोर्ड की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, यार इंग्लिश में कैसे करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मुझे पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था सरफेस टेंशन के बारे में, तो मुझे पता ही नहीं था। क्लास में जब मैं खड़ी हुई, प्रोफेसर मुझसे पूछे तो मैं आंसर ही नहीं कर पाई। तो मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट में हो गई कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। घर पे जाके मैं इसका हिंदी देखी तो पृष्ठ तनाव था, कितना ईजी था। तो मुझे ये भी केमिस्ट्री का एक सिलेबस में था, उस समय सिलेबस में था, अब इसको हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं एकदम डर गई कि सारे बच्चे आंसर करें, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो अपने कॉलेज में, मतलब अपने स्कूल में टॉप की थी, तब ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे अंदर इस बात का डर था हिंदी इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि सारे बच्चों, मतलब जो यूपी बोर्ड से आए बच्चे, इंग्लिश वाले जो बच्चे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है। बस जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा
ऐसा वो उनको लग रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम होगा, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है। बस आपको अपने मन से वो डर को हटाना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर हो जाएगा। यानी आपको हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में तो पूरा रहेगा ही। पर मैं एक बात बता दूं बच्चों कि अगर आप ऐसा सोच कर चले कि मुझे ऑल टू ऑल हिंदी मिले, हम अपने हिंदी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। तो इसीलिए अब अपने मन से दिमाग में हटा लीजिए कि मुझे अब हिंदी को साथ लेकर चलना है। हिंदी, ये देखो बच्चों, कुछ भी पढ़ लो, हिंदी तो है, ये बेसिक तो है ये, लेकिन आपको ये सारे टर्म्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है यूनिट 2 का एक लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पढ़ने से पहले ये सब सोच लो किस स्ट्रैटेजी से हम लोग को पढ़ाई करनी है, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी बच्चों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल, अब आप लोग को यही पता है। तो बात यह है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कक्षक, यहाँ पे आपका आ गया ऑर्बिटल, बस यही डिफरेंस है। आपने जो वर्ड्स आपने हिंदी में पढ़ा वो वर्ड्स आपके इंग्लिश में आएंगे। तो मैं हर एक वर्ड का हिंदी में आपको बताऊंगी, जिससे आपको वो सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। मैं समझ रही हूँ इस बात को कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़कर, जैसे यहाँ पे लिखा अटॉमिक, अटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, एटम का मतलब परमाणु होता है ना, बस वैसे ही। तो बस कुछ भी नहीं है। मैं जितना भी बोल रही हूँ इंग्लिश में तो नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। तो हिंदी में भी आपको बोला जाएगा, मतलब सब कुछ आपका हिंदी में रहेगा यहाँ पे। बट आप ये बात सोच के चलेगा कि बच्चों मुझे ग्रेजुएशन में पेपर आपको इंग्लिश में देना है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मुझे अब एक नए फील्ड में हम लोग उतरे, तो मुझे वहाँ परफॉर्म करना है, मुझे हर चीज़ को सीखना है। अब ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के मत चलना कि मैम पूरा हिंदी लिखवाएंगे, पूरा इंग्लिश लिखवाएंगे, ऐसे नहीं। आपको बस ये बैठा के चलना है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मैम जितना, कोई भी टीचर मुझे जितना पढ़ाएगा, मैं उतना चीज़ों को सीखूंगा या सीखूंगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब बात ये कि स्ट्रैटेजी की, पढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। आइए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। पहली क्लास है, हम लोग को अच्छे से एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। पहला पॉइंट कि आपको जो भी टीचर पढ़ाता है उसके पहले लेक्चर्स को देखिए, और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लेक्चर को साथ में ऐसे स्टॉप करके भी नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग उस लेक्चर को पहले अच्छे से देखिए। जैसे कुछ बच्चों के लिए ये भी वो नया होगा, कुछ बच्चे ने हमेशा ऑफलाइन पढ़ा है, कोचिंग पढ़ाई ये वो, और कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए कि अब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए फ़ोन से, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अलग रहता होगा। फ़ोन से बहुत अच्छी सी कंटिन्यूटी नहीं वो बैठ पाती है, तो उनके मन में भी ये डाउट रहेगा कि मैम हम लोग कैसे पढ़ाई करें, जो हम लोग तो ऑफलाइन से पढ़ कर आए हैं या एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आए, तो ये सब। तो वहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आपको मैं एक बता दूँ, ऑनलाइन पढ़ना और ज़्यादा ईजी है। पता है क्या, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, जाना आना जाना कितना ज़्यादा बॉडी का हरासमेंट होता है, तो उसमें आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करता है, यार बहुत थक गए अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा होता है ना। बट आपको ऑनलाइन क्या है, फ़ोन है एक, उसी से आपको पढ़ना है। उस समय आप बाकी चीज़ों से, डिस्टर्बेंस से दूर रहिए। उसके बाद आपके जो भी टीचर से, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, बायोलॉजी पढ़ाए, कोई भी टीचर हो, उनके लेक्चर को ध्यान से एक एक लेक्चर को सुनिए। वो कई बार क्या होता है ना, अभी सारी चीज़ें नई हैं, मान लो अगर आपको एक लेक्चर न समझ में आए, उसको दोबारा से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी केमिस्ट्री सिलेबस का, केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। तो आपको मेरे लेक्चर में एक भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो डाउट में आप ईजिली आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी 100% कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना आए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। मैं मान के चलती हूँ आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, 0 पे है आप है पर ऐसा नहीं, केमिस्ट्री 1% 2% तो सबको आता है, लेकिन मैं मान के चलिए आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे ग्राउंड स्टेट नहीं होता है, वहां पे आप लोग बैठे हैं। मान लो छोटा बच्चा 1 क्लास में 2 क्लास में, वहां से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए ओहो मेरा केमिस्ट्री तो पहले से ही वीक है, हम इसको ग्रेजुएशन में बीएससी में कैसे इसको हैंडल करेंगे। कुछ भी नहीं है, हम लोग बढ़िया से स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। देखो बच्चों, अगर आपका जो भी एम है, आपको 3rd ईयर पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद भी तो आगे कुछ करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ाई करें तो ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए पढ़ाई करें, ऐसे तो नहीं पढ़ाई करें, कुछ बनने के लिए पढ़ाई करें। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या है, आपको हर एक स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रैटेजी ये है कि आपको लेक्चर को अच्छे से देखना है, बिल्कुल मन को डाइवर्ट नहीं करना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है कि लेक्चर पूरा देख
देख रहे हैं वो लेक्चर और गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के लिए आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप लेक्चर देख रहे हैं तो पूरा लेक्चर, कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो एक काम करो, आपके पास सबसे अच्छा यहाँ पे ऑनलाइन में प्रॉफिट ये होता है कि आप लेक्चर को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करके पीछे जाओ, थोड़ा सा ये देखो कि मैम उस समय क्या बोल रही थी, उसके बाद से आगे आओ। चीज़ों को आप ये मान के चलो, मुझे एक लेक्चर पढ़ना है तो मुझे एक लेक्चर पूरा 100% समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है पीछे जाओ, नहीं आ रहा है तो कोई भी डाउट है मैम से पूछो, टीचर से पूछो, ठीक है। पर आपको एक एक लेक्चर में अपना 100% देना है। बात रहा नोट्स का, दूसरी बात, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगी यहाँ पे आपको पीपीटी, आपको पीडीएफ के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको एक बार मतलब आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट्स बनाएंगे। बिल्कुल नहीं है कि मैम का पीडीएफ है ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। तो आपको क्या करना है, एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद आप उसको लेक्चर को कॉपी में नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद अगला लेक्चर, मान लो लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से जल्दी जल्दी ऊपर से रिवीजन करके ही लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे बच्चों। मैं एकदम 100% बता रही हूँ आपको। अपने सेमेस्टर एग्जाम या फिर आप जो भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, वो सेमेस्टर हो गया ना, तो सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है, आप अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो की हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरे ही परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, इसीलिए ना। हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में ऐसे फॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि वो सब कुछ नया नया था। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग का फर्स्ट ईयर बहुत कम परसेंट के साथ आए। मैं चाहती हूँ आपको पहले सेमेस्टर है, पहले वो सेमेस्टर में आपका इतना ज़्यादा परसेंट हो कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ, हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मान के चलो, बीएससी का नया सिलेबस, सब कुछ नया पढ़ना है, बस ये मान के चलो नया पढ़ना है बस। अब ये हिंदी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। आपको हिंदी आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पेपर इंग्लिश में देना है, इस बात को माइंड में बैठा लो और मुझे उस पर अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं बस टीचर को फॉलो करते जाओ, टीचर जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करो, बस और कुछ नहीं करना है। आपको जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, उसको अच्छे से क्या करो, उसका नोट्स बढ़िया से बनाओ, एकदम बढ़िया सा, अलग अलग कलरफुल पेन ले लो, बढ़िया से। गर्ल्स तो बहुत अच्छा नोट्स बनाती है, ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी अच्छा बनाते हैं, बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है। तो नोट्स को बार बार रिवाइज करो, एक बार उसको रिवाइज करके फिर अगला लेक्चर देखो। इससे आपको क्या होगा, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ मुझे और बात रहा बुक का, तो मैं प्रीफर भी आपको क्लास में बताती भी रहूँगी कौन कौन सी बुक अच्छी है, आप उसको साइड में बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले सिलेबस आपने नहीं देखा, सिलेबस देख कर आओ। सिलेबस को देखने के बाद हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम यूनिट 2 क्यों स्टार्ट कर रही है। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो इस प्रकार से बनाया गया है, वो तो कॉलेज वाले अपने हिसाब से या यूनिवर्सिटी वाले अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन मैं मान के चली हूँ आपको केमिस्ट्री नहीं आती, तो केमिस्ट्री नहीं आती तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक आपका सेकंड वाले यूनिट में है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग उठाते हैं, हम लोग सेकंड वाले टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको आपका सिलेबस आपके पास है ना, उसे आप उसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पहला जो लेक्चर होगा हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद है ना, परमाणु कक्षक, परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। जितना आपने केमिस्ट्री पढ़ा है उसको, ठीक है, याद, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी भूल जाइए, आप उसको याद किए रहिए, अच्छी बात है। बस आपको यहाँ पे जितने भी आपको बेसिक चीज़ें पता है, और भी हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बस आपको डिटेल में पढ़ना है, ये मैं बता दूँ। उसके बाद मुझे पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, ये क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्डिंग टाइप्स, मुझे बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई, बंध की, जैसे मान लो कोई भी बॉन्ड बनेगा, मैं आगे इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी हर एक बहुत अच्छे से, ठीक है। बॉन्ड की मतलब बंध की वो कोई भी जो बॉन्ड बनता है या बंध बनता है उसकी लंबाई क्या होती है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। बॉन्डिंग टाइप्स, कौन कौन से बंध पाए जाते हैं पूरे केमिकल में, पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है। सम थ्योरीज, और कुछ थ्योरीज को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पहला लेक्चर। आई होप मैं आपको क्लियर दिख रही हूँ और ये सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब बच्चों टेंशन बिल्कुल मत लो, ये इंग्लिश में लिखा है पर मैं हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी, तो आपको कुछ भी, हाँ कई बार क्या होता है ना, जैसे मुझे भी बहुत सारे मीनिंग्स याद नहीं हो पाती थी, तो मैं अपने नोट्स में क्या करती हूँ, नोट्स प्रॉपरली बनाओ बच्चों, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो नोट्स बनाते टाइम ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि ये वर्ड मुझे याद नहीं होगा, तो उस वर्ड का हिंदी आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, उस बात को ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहली बात तो ये परमाणु कक्षक, पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़े, तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं? चलो बताओ, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सोचो सोचो, आंसर सोचो। अरे पहला क्लास है, आराम से एंजॉय से पढ़ेंगे, टेंशन क्या हम लोग को लेना है। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, आपको इस बात की टेंशन ही नहीं लेना है। क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, बस आपको चीज़ों को फॉलो करना है। तो किस बात का टेंशन, आराम से पढ़ो, एकदम हल्के होकर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ते क्यों हैं? तो केमिस्ट्री पढ़ने का एक रीज़न है, केमिस्ट्री आसपास आप जितने भी थिंग्स देखते हैं, जितने भी चीज़ें देखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश कैसे हो रही है? जो पानी है अपने आप में वेपराइज हो रहा है, यानी वो वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, बादल बन रहा है, बादल से बारिश हो रही है, फिर पानी, ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो इन सारे प्रोसेसों को हम लोग को केमिकली, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, लोहे में अचानक नहीं, धीरे धीरे आप लोहे को पानी के पास छोड़ दीजिए तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी आपके आसपास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर केमिस्ट्री में एक चीज़ और आता है, केमिस्ट्री में हम लोग छोटे पार्टिकल्स को, जिसको बोलते हैं परमाणु, आपने पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु। एटम का मतलब परमाणु। तो अब मैं परमाणु नहीं बोलूंगी, अब मैं एटम बोलूंगी। समझ में आ गया? परमाणु क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। आपका जो एटम होता है वो क्या है, परमाणु है, इसकी हिंदी है। एटम का मतलब वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको दोबारा या अनेक भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, एटम्स एक ऐसा सबस्टेंस, ऐसा पार्टिकल है जिसको और सब भागों में डिवाइड नहीं कर सकता। विभाजित को डिवाइड बोल दिए। अब कौन सी बड़ी बात बोल दी, इतनी हार्ड इंग्लिश तो है नहीं, इजी था ना। कितना आपको क्या नहीं समझ में आया बताओ, इजी था कि नहीं? तब इसी तरीके से हम लोग सिलेबस को आगे पढ़ेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है कि हाँ मुझे समझ में आएगा, मुझे क्यों नहीं आएगा समझ में। कंप्यूटर, एक बात कभी भी डीमोटिवेट हो जाना, इस बात को याद रखना, कंप्यूटर इंसान ही बनाए। जब हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं तो ये छोटा सा बीएससी का सिलेबस क्यों नहीं हम लोग कर सकते? ठीक है, चलो अब ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल यानी अणु। अणु क्या होता है? दो परमाणु को या एक से अधिक परमाणुओं को आपस में मिला देते हैं तो अणु बन जाता है, या 1 या 2 मॉलिक्यूल्स और एटम्स को आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, तो वो हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। बस एटम और मॉलिक्यूल हो गया कंप्लीट। अब मैं इसे रेस कर रही हूँ, आपको मैं समझा चुकी हूँ, आपको मैं आदत डाल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बार बार पढ़नी है। देखो बच्चों, आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं कोई बात नहीं हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं। आपको मैं आदत डालूंगी कि आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें हैं, तो इंग्लिश में आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो बच्चों आपको पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है। तो मैं आपको झूठी दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगी कि नहीं हिंदी भी पढ़ो, ये पढ़ो। हिंदी को आप जानते रहिए, मैं इसका मीनिंग पूरा हिंदी बताऊंगी, लेकिन आपको पेपर इंग्लिश में देना, तो इंग्लिश पे फोकस करो। ठीक है, चलो तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आपको पता है एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, एटम का यानी परमाणु का स्ट्रक्चर। तो आपको पता है बीच में इसका नाभिक होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स या कक्षक। ठीक, एक और बना लो, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। और आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स है, यानी जो ये है क्या, ऑर्बिटल्स, इसको क्या बोलते हैं, कक्षक, ऑर्बिटल या कक्षक। तो ये जो बच्चों होता है ऑर्बिटल या कक्षक, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का घूमने का जगह है। आप लोग का एक घूमने का, आपका एक अड्डा होता होगा। जैसे अब नए कॉलेज में जाएंगे, एक्साइटेड आप लोग बहुत रहेंगे, न्यू ड्रेस पहनेंगे, न्यू जूता, न्यू जूती, ऐसे करके होगा ना, ये वाली सन ग्लासेस लगा के जाएंगे एकदम कॉलेज में ठाट बाट के साथ, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग का भी वहाँ पे एक अड्डा होगा। जैसे हम लोग का एक अड्डा था, हम लोग चाय पीने जाते थे। हम लोग को जब से कोई लेक्चर ना समझ में आया, मतलब बोरिंग था, तो हम लोग चाय पीने चले जाते थे, या फाइल वगैरह असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करते थे। तो हम लोग का एक अड्डा होता था, वहाँ जाके हम लोग बैठेंगे। तो आप लोग का भी एक अड्डा, तो इलेक्ट्रॉन का एक अड्डा है। यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। अभी मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, पहली क्लास है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलते तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे बाद में। आप टेंशन मत लो, अभी स्पीड्स में नहीं भागेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैम एकदम जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एटम है। एटम में जो ये वाला पार्ट होता है, जो आपको प्लस के चारों तरफ ऐसे दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, नाभिक, या इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अब हम लोग नाभिक वर्ड को नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। याद हो गया, न्यूक्लियस किसे बोलते हैं, नाभिक को, एटम परमाणु, और ये ऑर्बिटल क्या है, कक्षक है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
चक्कर लगाता है, सर्कल करता है, रिवॉल्व करता है, किसका? नाभिक का। अरे नाभिक का ही करेगा ना। मान लो सन है, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। जो अर्थ इसका क्या करता है? चक्कर लगाता है। बस उसी तरीके से ये है, एटम है। उस चीज को एक दूसरे से कंपेयर करो। क्लियर है? अब बात ये कि आप लोग कहेंगे कि मैम इतना बेसिक क्यों बता रही है? एटम्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मुझे इलेक्ट्रॉन को डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन बहुत कुछ करता है। ये न्यूक्लियस बेचारा ना, नाभिक है, इसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, पर पावर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, कुछ वर्क नहीं करेंगे, तो आपकी कभी भी वाहवाही नहीं होगी। एक ऐसा घर में, ऐसे फैमिली में ऐसा बच्चा होता है जो बहुत काम करते हैं, उसकी वाहवाही भी बहुत होती है। आपको ऐसा ये चीज़ पता है। तो नाभिक हमेशा बैठा रहता है, इसकी इतनी पावर नहीं है जितना पावर इसके पास है। इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर सकता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन का डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब हिस्ट्री मतलब वो वाला हिस्ट्री नहीं, कैसे खोजा गया, ये सब तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कारनामा किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये आपका एटम है। एटम में ये आपके ऑर्बिटल है। ध्यान दो, ऑर्बिटल। अब मैं कक्षक को इरेज कर रही हूँ। ठीक, धीरे धीरे आपको भाई मुझे आगे बढ़ा रहा है ना, मुझे तो आपको पीछे ढकेलना नहीं है। चलो आगे। आपको यहाँ पे पढ़ना है परमाणु कक्षक के बारे में। जो परमाणु का कक्षक है वो क्या है, उसको पढ़ना है। तो आइए वन बाय वन सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसकी हिंदी में समझते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु की कक्षा। समझ में आ गया? कक्षक, ये परमाणु की जो कक्षक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन का एक घर है, ये पूरा घर है। अरे किसी का घर ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है, तो इसका घर ऐसे है, सर्कल वाला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका घर ऐसे है, ये घर में अपने क्या करता है, घूमता रहता है, इसका घर है। तो कक्षक आपके दिमाग में जब भी आए ऑर्बिटल, आप समझ जानो इलेक्ट्रॉन का घर है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे पढ़ना व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल का मतलब मैथमेटिक्स है, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब ऐसे कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई ना कोई कार्य करता है। ठीक है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु का जो भी कक्षक है वो एक गणितीय यानी मैथमेटिक्स, अब इतना ज़्यादा हिंदी हो जाएगा, मैथमेटिकल फंक्शन यानी कुछ ना कुछ उसका मैथमेटिकल वर्ड लिखा है तो आप समझ जाइए इसका कुछ प्रूफ हुआ होगा, इसके बारे में कुछ इक्वेशन होगा, ये प्रूफ किया हुआ है। मतलब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया है। प्रूफ किया गया है क्या कि ये मैथमेटिकल फंक्शन बताता है, किसी ये कार्य करता है। क्या कार्य करता है? द प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइड इनसाइड इनटू द वेव नेचर। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल्स में रहता है यानी कण में होता है। ठीक है? डी ब्रॉगली का याद है, डी ब्रॉगली का सिद्धांत, वो बोले थे, वो साइंटिस्ट बोले थे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दो तरीके से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आप देखे होंगे तो आप लोग बोलते हैं कि यार वो डबल स्टैंडर्ड है, वो हमारे सामने कुछ और बोलता है और वो किसी और के सामने कुछ और बोलता है। तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब एक ही इंसान में दो प्रॉपर्टी, दो चेहरे हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारा है, इलेक्ट्रॉन के पास दो चेहरे हैं। एक तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन कण के रूप में है। तो मान लो कोई कण है तो उसके पास कोई मास होगा, कोई द्रव्यमान होगा, इसका कोई मास क्या होगा? m का मतलब मास या द्रव्यमान। क्लियर है? चलो, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी, इतना बड़ा झूठा इंसान है ये, एक तरह का रह ही नहीं सकता। इसकी एक और प्रॉपर्टी, ये तरंग की तरह भी काम करता है। वेव या तरंग क्या होता है? देखो हम लोग को नया वर्ड मिल गया ना, वेव या तरंग। अब मैं तरंग को इरेज कर दे रही हूँ, वेव याद कर लो। बस ये छोटे छोटे टर्म को इंग्लिश में पढ़ना है। आपको यही चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, मुझे भी ऐसे ही हार्ड लगता था, मुझे तो बहुत हार्ड लगा, मुझे तो कोई समझाने वाला भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं क्या करती थी, हिंदी वाला बुक लेकर पहले इसको पढ़ती थी, इंग्लिश वाला बुक पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो अब मैं नहीं चाहती कि आपका इस प्रकार से टाइम वेस्ट हो, आपको कम टाइम में बहुत अच्छे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन आपको देना है ग्रेजुएशन के बाद। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो। तो वेव यानी आप समझ जाना कि वो तरंग है। ठीक है? ये तो इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है, एक तो वो कण के रूप में होता है। तो कण अगर रहेगा, अगर आप एक जगह पे स्थिर है तो मैं आपका वेट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। तो इसका हम लोग द्रव्यमान पता कर सकते हैं। अगर ये भागता रहेगा, जैसे मतलब मैं भाग रही हूँ और आपको मेरा वेट पता करना है, तो मैं आप लोग कहेंगे मैम थोड़ा आप रुक जाइए, तभी तो हम लोग वेट वो कैलकुलेट करेंगे। वेट तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि मैं एक मशीन पर खड़े रहूँगी तभी तो ही ना वेट आएगा। वो भाग रहा है, कोई इंसान भाग रहा है, आप उसका वेट पता कर सकते हैं? नहीं। तो इसका हम लोग मास नहीं पता कर सकते। इसी चीज़ को हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा जाता है। ठीक है? वो सारी चीज़ें तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे तो हमें इस टॉपिक से ये पता चला, पहली बात तो एटम होता है,
एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस होता है। अब मैं ये वर्ड बोली तो आप समझ जाइए उसकी हिंदी क्या है। समझना ये नहीं है, आपको केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री का ट्रांसलेट नहीं करना है हिंदी में, इस बात को ध्यान देना। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, अरे मैम इसका हिंदी नहीं बताई, क्या ही हम लोग समझ, अरे आपको समझने से मतलब आपको हिंदी लेकर क्या करना है, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग, आप वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ओहो, वेव का होता है तरंग, एटम का होता है परमाणु, आप वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ऑर्बिटल एक प्रकार का घर है, कक्षक, ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। एक बात और, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी आकर्षण बल होगा। ऐसा क्यों होगा आपको पता है, ये दोनों पे चार्ज अलग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो जाहिर सी बात है दो विपरीत आवेश होंगे, चार्ज का मतलब आवेश, दो विपरीत आवेश है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल को अट्रैक्शन फोर्स बोल दिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पता चल गया, इलेक्ट्रॉन सीधा इंसान नहीं है, बहुत तुच्छ टाइप का है। इसका दो नेचर है, एक तो पहले इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे कण, अपने कहीं कहीं पे ये खड़ा रहता है, एक जगह टिका रहेगा तो उसको कण बोलेंगे, अगर ये भागता रहेगा तो इसको बोलेंगे तरंग। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो पार्टिकल्स के रूप में और दूसरा वेव के रूप में। चल आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दैट एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ये बोल रहा है एग्जिस्ट का मतलब रहता है, पाया जाता है। कहाँ पे, अराउंड का मतलब चारों तरफ, किसके, न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस एक ही बात है, नाभिक। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर, कितना सिंपल सा इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है इसका, समझ में आ गया। आपका बोल रहा है जो परमाणु ऑर्बिटल है, जो परमाणु कक्षक है, वो उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। वो वैल्यू मुझे ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ बैठा रहता है। ये बात समझ में आया, ये बात कौन बताया, मैथमेटिकल फंक्शन ने बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, ओहो क्वांटम, आपको मैं अभी से ही बता दूं, क्वांटम आपको पढ़ाया भी जाएगा, पर आपके साथ सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो अभी नहीं, सेकंड नहीं, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम के बारे में मैं समझा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन के बारे में जिस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है उसके बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, जिस केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो वहाँ से ये है क्वांटम। क्वांटम का मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। आगे, एंड एटॉमिक थ्योरी, और परमाणु की थ्योरी या परमाणु सिद्धांत बोलता है। These mathematical functions are often employed in the order of determine the probability of finding electron। क्या बोल दी मैम, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड आ गया था। बोल रहा है ये मैथमेटिकल फंक्शन, देखो दो थ्योरी बोलती है, एक क्वांटम मैकेनिज्म वाली थ्योरी बोलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, एटॉमिक थ्योरी। ये दोनों थ्योरी इस बात का प्रूफ करती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आपका जो आपका ऑर्बिटल होता है, वो क्या इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक कमरा बनाया, तो आप तो ये तो बोलेंगे यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, ये बात तो आप बोलेंगे ही ना। अब आप कमरा किस लिए बनाएंगे, कमरा आप किस लिए बनाते हैं, रहने के लिए। आपके पास ऑर्बिटल आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए वहां इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अगर ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल भी नहीं होगा। अगर कोई भी रहने वाला नहीं है तो हम लोग कमरे क्यों बनाएंगे, कोई मतलब रहता है तो ही तो कमरे बनाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयड इन द ऑर्डर ऑफ डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब लोग निर्धारित करते हैं। बोल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पाए जाने की संभावना को निर्धारित करता है कौन, फंक्शनल मैथमेटिकल फंक्शन जो बताता है, ठीक है। कौन, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है। इसे मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का घर है। जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ऑर्बिटल होगा, आप समझ जाइए वहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, घर में छुप के बैठा है। तो उसका ऑर्बिटल यानी क्या है, सिंपल सा ये समझो, इलेक्ट्रॉन का घर, होम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, ऑर्बिटल है। इतना इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री में थोड़ा टफ ले लिया, हम इसको इजी पढ़ेंगे, एकदम हलवे से पढ़ेंगे, हलवा जैसे नहीं बनाते इजी सा, वैसे ही। अब इसको क्या है, इन द स्पेसिफिक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अच्छा, अगर मालूम मैं आपसे बोल रही हूँ एटम का ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है। क्या आपके पास जो आपका एक हाउस बना है, जो आपका घर बना है,
तो आपको उसमें बहुत सारे कमरे होंगे, तो किसी एक कमरे में ही आप रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा है तो डाइनिंग रूम बन गया, एक किचन बन गया, एक वॉशरूम बन गया, तो एक कमरा आपके रहने का होगा। तो मुझे ये भी पता करना है, इतना बड़ा ऑर्बिटल है, जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा ऑर्बिटल है, मुझे पता करना है कि किस रीजन पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस बात का पता करना है। तो इस बात को पता करने के लिए हम लोग ऑर्बिटल के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं इस बार पढ़ाने के बाद एक बार फिर से रिव्यू वो करूंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मुझे इस बात का तो पता चल गया, एटम है, एटम में जो बीच में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल हम लोग बनाए थे कक्षक, जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बात तो मुझे क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन, मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल तो इतना बड़ा है, उसमें कहाँ रहता है, तो उसमें मुझे पता करने के लिए मुझे उसके टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्बिटल में कई बहुत सारे कक्षा होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं ऑर्बिटल। तो उसी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका किस में छुप के बैठा है, एस में बैठा है, पी में बैठा है, डी में बैठा है या एफ में बैठा है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एस ऑर्बिटल, जिसका डायग्राम होता है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने इसको नहीं पढ़ा है, पता है ना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे मान के चलो आपने कभी नहीं पढ़ा है। देखो एस ऑर्बिटल ऐसा होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, और ये चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हुआ है, प्रूफ हुआ है इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, आपको जो डायग्राम दिख रहा है, पहले मैं ये दिखा दी डायग्राम, फॉर दिस एस ऑर्बिटल लुक्स लाइक अ स्फीयर, वृत्त की तरह। ठीक है, वृत्त की तरह आपको दिखाई दे रहा है। हैविंग द स्फीयर का मतलब वृत्त, हैविंग द न्यूक्लियस एज इट्स सेंटर। ध्यान दो, आपको इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है नहीं, पर इसमें समझ जाओ कि इसमें क्या है, इसके बीच में आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है, एस ऑर्बिटल। क्या है आपका, एस ऑर्बिटल। क्लियर है? आप किसके सेंटर में क्या होगा, बीच का मतलब क्या, सेंटर, सेंटर में आपका क्या है, आपका क्या है, न्यूक्लियस है। 2 डायमेंशन कैन बी सीन एज सर्कल। ठीक है, 2 डायमेंशन है, यानी 2D में आप लोग देख सकते हैं। ये आपका बोर्ड कैसा है, 2D में, 3D मूवी देखने गए ना, उसके लिए चश्मा पहनते हैं ना, वैसा ही है। तो ये आपका बोर्ड क्या है, 2D में। 2D कहने का मतलब और 3D कहने का क्या मतलब है, देखो कहीं पर भी आपको 2 एक्सिस आप लोग पढ़ते हैं, एक्स और वाई, आपको इसी में मैं सब कुछ बता दूं तो मैं बोल रही हूँ 2D। अगर इसी में, अगर मान लो मुझे z एक्सिस बनाना है इसकी परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, क्या होता है, लंबवत, तो इसके लंबवत यानी 90 डिग्री। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये आएगा। ठीक, परपेंडिकुलर ये आएगा। मैं इसको बनाऊं कैसे, बना तो नहीं सकते, अब मेरे पास इतना पावर नहीं है z एक्सिस को ऐसे यहाँ तक बना दूं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे। ये सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। क्लियर है बात? चलो, तो ये बात बोल रहा है जो आपका एस ऑर्बिटल है उसको z एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्स वाई में ही दिख जाएगा, मतलब ये 2D में होता है। किस में होता है, 2D, 2 डायमेंशन, जो आपका बोर्ड वगैरह है। ठीक है, और ये आपका कैसा है, 3D में है, क्योंकि आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, 360 में भी रोटेट करके। आप इसे नहीं देख सकते, मैं एक टाइम पे बोर्ड को ही देख सकती हूँ, मैं बोर्ड के पीछे नहीं देख सकती। ठीक है, उखाड़ना पड़ेगा बोर्ड को, इतनी पावर, ये पावर नहीं है मेरे पास। चलो, हेंस वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं, एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली। ध्यान से इसको समझो कि आपका जो एस ऑर्बिटल है, मुझे इस बात का पता चल गया कि वो वृत्त के आकार का है, स्फेरिकली है, सिमेट्रिकल। आपको कहीं से भी कुछ ज़्यादा कम लग रहा है, अरे भाई कहाँ चले गए, आगे चलेंगे हम लोग, कहीं से भी कुछ ज्यादा कम लग रहा है, हमने ऐसा तो नहीं बनाया है, हम लोग स्फेरिकल बनाया, मतलब हर जगह से परफेक्ट है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है ही नहीं। तो इस चीज को बोलेंगे सिमेट्रिकली, या इसको बोलेंगे सममिति। इसका हिंदी क्या है, सममिति। सममिति और ज्यादा टफ लग रहा है, सिमेट्रिकली समझो कि सिमेट्रिकली कहने का मतलब है हर जगह से बराबर है। क्या है, हर जगह से बराबर। जो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, चाहो तो आप एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड आपके बार बार आएंगे तो मैं बार बार इसका हिंदी बता दूँगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकली कहने का मतलब हर जगह से क्या है, वो बराबर है। हैविंग द प्रोबेबिलिटी, अब मुझे पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। न्यूक्लियस बीच में है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, तो इसका हर जगह यहाँ 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 पूरे
हर जगह आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट बोलता है। वो लोग साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो लोग बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। ठीक, तो वहां पे क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है इक्वल इन द ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब दिशा, हर दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन हर जगह पाए जा सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ नहीं होगा, ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, नहीं बोल सकते। हर जगह पाए जाते हैं। तो मुझे यही बात का तो पता करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, चोर है इलेक्ट्रॉन, उसी को पकड़ना है, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एस ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल में होती है। ऑर्बिटल कई प्रकार के होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। तो पहला हम लोग एस पढ़ रहे हैं। एस में आपका इलेक्ट्रॉन, आप पहले तो ये 2D होता है, हर जगह से परफेक्ट इक्वल बराबर होता है। एस ऑर्बिटल में बीच में आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ठीक, चलिए आगे चले। बताओ इसमें जरा सा भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि हमें इसका हिंदी नहीं समझ में आया या बहुत ज्यादा है, टफ है? बिल्कुल नहीं ना, इजी था ना। इक्वल इन ऑल डायरेक्शन मतलब हर जगह पे क्या है, बराबर, हर दिशा में बराबर है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का आकार इज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, अब चलो इसको पढ़ते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इसी बना ले, चलो अच्छा अलग बता देते हैं। क्या है ये वर्ड, क्या बोल दिया, बड़ा सा वर्ड, आप लोग एकदम डर गए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं बच्चों, अभी मैं हिंदी लिखूंगी याद आ जाएगा। पता है क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। बताओ, इतना इजी था ना? वही जो हमारे साथ हुआ था वो केस, आपके साथ भी वही हुआ ना कि आपको इंग्लिश में बोलती तो नहीं समझ में आया, हिंदी बोलती समझ में आ गया मुख्य क्वांटम संख्या। कुछ बच्चे ऐसे भी हो गया, अरे मैम हमको तो दोनों ही आता था, झूठी भी वो बेइज्जती कर रही है हम लोग की, ऐसा भी हुआ होगा। ठीक, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ये होता क्या है, हम लोग को नहीं पता क्या होता है। चलो पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए ये पहली बात तो फर्स्ट है, यानी क्वांटम जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं उसी का ये टाइप है। अब मैं अभी जस्ट बताई हूँ, आपको जितना भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, जैसे मैं बोलूँ आपको दिल के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मैम आप केमिस्ट्री में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, इसको तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम में। तो क्वांटम नंबर में, क्वांटम नंबर क्या आने का मतलब, मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा। एक हम लोग टीम बनाते हैं, एक टीम जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाते हैं। तो क्वांटम नंबर सिंपली अपने नोट्स में ये सब लिखना, इलेक्ट्रॉन का ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ज़्यादा डार्क चल रहा है के बारे में पता लगाना। और हमको ये चीज़ के बारे में पता लगाना है, मुझे पता करना है कि तुम्हारी किडनी सही है, गलत है, क्या गलत क्या है, सही है, अच्छे से वर्क करेगी, तो क्या मैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, हम लोग उसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे ना। तो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्वांटम के पास जाएंगे कि भाई तुम ही बता सकते हो, तुम्हारे पास ही सब कुछ डाटा रहता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलो, तो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका है एजीमूथल, हम इसका हिंदी बताएंगे, एजीमूथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं द्विगंशी, क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड आपका क्या है, मैग्नेटिक, क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम नहीं मतलब नंबर को संख्या बोले, इतना तो इजी है ना। चलो, 4 आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ तो, सोचो सोचो सोचो, चक्रीय क्वांटम संख्या। इजी है ना। अब ये सब वर्ड आपको याद आ गए, ओह अभी जाके कॉन्फिडेंस आया केमिस्ट्री पर। चलो, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी उसमें बात किया है प्रिंसिपल की, पर हम लोग सब पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, एजीमूथल, क्वांटम। तो आपको पता करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप सपोज करो आप ये हैं, ठीक है, आपको मैं कहाँ भेज दूँ, अमेरिका।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको मैं अमेरिका भेज दूँ, आप लोग कहेंगे वाह मैम बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, पर अमेरिका, फिर वहाँ जैसे मान लो अमेरिका ना पेरिस भेज दूँ, पेरिस में, ठीक है, अमेरिका भेज देती हूँ। वहाँ पे आपसे कोई एक वहाँ का सिटीज़न मिला, जैसे मान लीजिए हमें अमेरिकन कोई सिटीज़न है, वो आपसे मिला, हे यू हाउ आर यू, ऐसे करके बात किया और आपसे आपका नाम पूछा या आपके बारे में कुछ डाटा पूछा, तो आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे या नहीं भी दिखाएंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, ओहो मैं वाराणसी का हूँ या मैं बलिया का हूँ या चंदौली का, ऐसा कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जो बताएंगे वो समझ नहीं आएगा। आप पहले बोलेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, इंडिया से। क्या बोलेंगे, इंडिया, पहले तो यही बोलेंगे ना, मैं इंडिया से हूँ। तो वो बोलेगा, मान लो कि वो आस ही पास का हो, आपके देश का ही, तो कहते अच्छा भाई ये बात बताओ, इंडिया तो बहुत बड़ा है, उसमें आप कहाँ से हैं, तो आप बोलेंगे यूपी से। सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड आंसर क्या होगा, यूपी, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। चलो, पहला आंसर आपका इंडिया है, आपका वो सेकंड आंसर होगा यूपी स्टेट, कोई भी, यूपी एमपी जो भी कोई भी स्टेट हो। थर्ड आप बोलेंगे तो वो बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, यूपी भी बहुत बड़ा है, उसमें आप कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो आप बोलेंगे वाराणसी। चलो मैं वाराणसी की हूँ, तो चलो मैं ऐसे बोल दूँ, छोड़ दो उसको, वाराणसी छोड़ दो, आप किसी और शहर का, चंदौली या बलिया कुछ भी बोल दो, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पे आपसे पूछा जाए आप कहाँ के, तो मैं नहीं बताने वाली, ठीक है, तो ये आप अपना एड्रेस बताएंगे, ठीक है, मैं वाराणसी में यहाँ पर रहता हूँ या रहती हूँ। इस तरीके ये आपका तरीका होगा डिटेल बताने का, अपना एड्रेस का, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है, तो पहले हम लोग यही नहीं बताएंगे एस में, पी में, डी में, सबसे पहले हमें ये पता करना है ना इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले फिगर पे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं आपको 1 2 3 4 4 कक्षा बनाई हूँ, पर क्या ये 4 ही होता है, हजारों भी हो सकते हैं। तो आपको पता करना है, अरे बाप रे इतने सारे कमरे में ढूंढे कैसे इलेक्ट्रॉन को, ये प्रॉब्लम की बात है ना। तो आपको पहले पता करना है कि किस कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो ये आपका कक्षा बताता है ना, ये आपका होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जो 1 2 3 लिख रहे हैं, क्या होता है, अब वो भूल जाओ, मुख्य क्वांटम संख्या मैं बोल रही हूँ पर मैं लिखूंगी इंग्लिश ही, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, वो एक कक्षा है, इतनी बड़ी कक्षा, उसके अंदर कितने सारे ऑर्बिटल होंगे, मतलब लाखों ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, बात मत लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो हम लोग को ये पहले पता करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आपका प्रिंसिपल, यानी आपको सबसे पहले ये बताना है कि मैं इंडिया का हूँ, तो आपको ये पता चलेगा ओ मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पहली कक्षा में है कि दूसरी कक्षा, मतलब आपको पता करना है इतने सारे कमरे, हज़ारों कमरे, आपको 50 जैसे मान लो 25 फ्लोर का आपको है, 25 मंजिले का आपका फ्लैट है, तो आप क्या बताएंगे, फ्लैट ये मतलब ऐसे बोलेंगे किस फ्लोर पे है, तो आप बोलेंगे 22वें फ्लोर पे, तो आपको पता चल गया फ्लोर का, 22वें फ्लोर पे 100 कमरे हैं। अब आपको पता करना है किस कमरे में इलेक्ट्रॉन छुप के बैठा है। तो पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी उसकी एन, इसको एन से दिखाते हैं और इसको दिखाते हैं एल से, इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एस से, क्लियर है। तो आपको एन की वैल्यू पता चल गई, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी में, चौथी में, किस में है, क्लियर है। अब आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन, चलो मान लो एन की वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक, एन की वैल्यू मान लो 2 है। चलो अब मुझे पता करना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है किस ऑर्बिटल में है आपका, इतनी बड़ी कक्षा में एस भी है, पी भी है, डी भी है, ए भी, 4 ऑर्बिटल है, तो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसको पता करने के, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एग्जांपल में आपका है 3p4, ये आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन पता करके बताओ कैसे है। चलो ये जो पहला आपका 3 लिखा है ना, आप इससे समझ जाना, कब से एक ही पेन यूज़ कर रहे हैं, इससे आप समझ जाना 3 लिखा है जो आगे, आप समझ जाना कि ये कक्षा बता रहा है, क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता रहा है, ठीक है। तो मुझे प्रिंसिपल क्वांटम वो नंबर पता चल गया कितना है, मतलब ये तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा छुप कर बैठा है। अब तीसरी कक्षा में एस ऑर्बिटल भी है, पी ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल भी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी ऑर्बिटल, यानी आप समझ जाइए कि पी ऑर्बिटल। एक चीज़ और, अब मैं कहाँ बताऊँ उसको, चलो अच्छा ऐसे ही बता देते हैं, एक चीज़ और याद कर लो, 0 1 2 3, ये आपका एस ऑर्बिटल बताता है, ये पी बताता है, ये डी बताता है, ये एफ बताता है, ठीक, ये ऑर्बिटल है और ये एल की वैल्यू है। आपका ऑर्बिटल वहाँ पे दिया गया है P,
ठीक है, ध्यान से इसको थोड़ी देर ध्यान समझ लो, फिर हम लोग बात भी करेंगे अभी बीच में, ठीक है। पी आपका दिया गया है तो आप समझ जाओ पी के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो पी के लिए आपका क्या हो जाएगा 1, यानी आपकी एल की वैल्यू हमको पता चल गया 1। ओहो हो, अब पता चल गया, मतलब ऑर्बिटल आपका पी ऑर्बिटल में छुप के इलेक्ट्रॉन, मुझे पता चल गया किस कक्षा में है और किस ऑर्बिटल में है। पर ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल अब कैसा होता है आपको मैं ये बता दूं, एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, एक बॉक्स, पी ऑर्बिटल में आपके 3 बॉक्स होते हैं, ठीक। 3 बॉक्स में भी मान लो अब किस बॉक्स पे छुप कर बैठा है ये भी आपको पता करना है। चलो, तो उसके लिए हम लोग आते हैं एम के पास कि भाई अब तुम मेरी कुछ मदद करो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इसके ऊपर कुछ वैल्यू बताता है। तो ये बोलता है भाई जो भी तुम्हारे पास एल की वैल्यू है ना, उसको क्या करो -L से +L से -L तक यूज करो, +1 हो जाएगा, -1 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या आता है, 0 आता है ना। अरे भाई आपने तो ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, 0 +1 +2 +3 और इसके पहले जाएंगे तो -1 -2 -3, ये पढ़ा है ना बस। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 0 -1, क्लियर है। अब आपको पता करना है, वहाँ पे लिखा है P4, इलेक्ट्रॉन को भरो। इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगी, फिर भी अभी के लिए समझ लो। इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, पहले आप किसी भी शादी वगैरह में जाते हैं तो पहले एक एक पूड़ी दिया जाता है। चलो मान लो घर पे ही पहले कहेंगे, पहले आपकी मम्मी बोलती है नहीं खाना तुम छोड़ते हो, पहले एक एक पूड़ी खाओ, तब मैं बाद में दूंगी। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और पहला इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका है हुंड्स रूल से। हुंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन को पहले सीधा सीधा भरो, मतलब अपर के साइड, ठीक है, ठीक ऐसे। फिर इसको क्या करो, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको उल्टा भरो ऐसे, पर यहाँ पे बस एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, बस एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 लिखा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। आपको ये पता चल गया कि ये आपका तीसरी कक्षा में है, आपको ये पता चल गया कि किस ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल आपका कौन सा है, पी ऑर्बिटल, जिसकी वैल्यू है 1। अब आपको पता चल गया पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स से किस बॉक्स में छुप के बैठा है, तो 3 बॉक्स में से पहले वाले बॉक्स में इसी में छुप के बैठा है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू अभी हम लोग पता करेंगे। अभी हम लोग को पता करना है स्पिन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा है या सीधा है ये पता। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका ये है जिसकी वैल्यू -1 है। अगर ये सीधा होता तो +1 हो जाता। आपको सारा वैल्यू पता चल गया, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू क्या है +1, क्योंकि ये चौथा इलेक्ट्रॉन आपका, ये तो +1 0 -1 है ना। आपको इलेक्ट्रॉन की बात करें, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में बैठा है, +1 में ही है, उसका +1 वैल्यू है। और एस की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आपकी एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू आ गई -1। तो ये देखो बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आपको इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसे जाता है, जब भी वो कहीं भी छुप के बैठा है, एटम के अंदर छुप के बैठा है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, क्वांटम नंबर के पास जाओ। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, उसमें टाइप्स है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, छोड़ दो अब हिंदी जो पढ़े थे ना भूल जाओ। अब यहाँ देखो, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन। प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, मुख्य होता है, वो बताता है कि आपकी किस कक्षा में है इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल बताता है किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में किस बॉक्स में प्रेजेंट है, वो मैग्नेटिक बताता है। और स्पिन आपका बताता है इलेक्ट्रॉन आपका सीधा है या उल्टा है, सीधा है या उल्टा है, ठीक है, ये बताता है। क्लियर है, बस इतना ज़्यादा हार्ड लेकर मत पढ़ो, सिंपल था ना। चलो अब आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग क्या पढ़े थे पॉइंट, तो बोल रहा है, तो फिर से आते हैं सेंटेंस पे, द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो साइज है वो वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, मान लो आपका 1s ऑर्बिटल है, अब देखो आपका 1s ऑर्बिटल है तो उसकी साइज इतनी बड़ी होगी। अब मान लो 2s ले लो, अब ये आपका 2, मैं अभी जस्ट बताइए 2 आपका क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही बताता है ना। आप लोग बोर हो गए, अरे सिंपल है, वो मज़ा तो आ रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताता है, तो आपका मतलब इसके साइज, अब ये बोल रहा है सेंटेंस में साफ साफ बोला है, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो आपका एस ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा। देखो एस ऑर्बिटल ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। विथ द इंक्रीजेज क्या बढ़ेगा, बढ़ने, किसके बढ़ने के साथ साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो आपका एस ऑर्बिटल भी बड़ा होता जाएगा। जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अब यहाँ पे 3 है,
तो अब देखो साइज बढ़ जाएगा, ये s ऑर्बिटल ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, ये बात बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब अब बताओ किसकी साइज ज़्यादा है, तो 3s की साइज ज़्यादा है किससे, 2s से, और किससे 1s से। ये बात समझ में आया, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं, यही बात तो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, देखो 4s की साइज बड़ी रहेगी और क्यों बड़ा है ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। 4 की वैल्यू ज़्यादा है कि 1 की वैल्यू ज़्यादा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग 5s 6s के पास जाएंगे तो s ऑर्बिटल धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। s ऑर्बिटल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के रहने की एक जगह है, इलेक्ट्रॉन का एक नया कमरा है। s ऑर्बिटल छोटा घर वाला है, कोई किसी का बड़ा आलिशान जो बंगला होगा वो हम लोग f ऑर्बिटल में पढ़ेंगे, ठीक है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये सब अलग अलग कमरे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया है, कोशिश की हूँ मैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं p ऑर्बिटल के बारे में। तो पहले हम लोग शेप देख लेते हैं कि p ऑर्बिटल बनता कैसे है। देखो ये p ऑर्बिटल है, चलो नहीं समझ में आया छोड़ दो, आओ हम लोग अपने तरीके समझते हैं। जो आपका p ऑर्बिटल होता है ना, उसमें 3 एक्सिस पाए जाते हैं। एक्स एक्सिस बढ़िया से हम लोग बनाएंगे, क्यों हम लोग पीछे रहे भाई किसी चीज़ से, ठीक, सही बना है ना। अच्छा अब इसमें हम लोग को क्या करना है, बनाना है अपना p ऑर्बिटल। तो आपका पहले ये एक्सिस को मान लो y, इसको मान लो x, और यहाँ पे एक और बनाना है, चलो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, z, x y z। क्लियर है, ध्यान दो, s ऑर्बिटल तुम्हारा 2D में होता है, वहाँ z की कोई वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पे 3D में है, इसका मतलब z हम लोग लेंगे, ठीक है। तो s ऑर्बिटल आपको px बनाना है, तो px कैसे बनाएंगे। पहली बात तो जो आपका p ऑर्बिटल होता है, ध्यान दो, आपका जो s ऑर्बिटल होता है वो तो स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल आपका डम्बल होता है। अच्छा इसको डब्बल नहीं, अरे बॉयज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, जिम वगैरह करते हैं ना, डब्बल उठाते हैं ना, वही वाला, ये देखो डब्बल जैसा नहीं लग रहा है। और d ऑर्बिटल आपका क्या होता है, डबल डब्बल होता है। आपका क्या होता है, डबल डबल, 2 डबल को उठा के उन दोनों को मिला दो, डी ऑर्बिटल बन जाएगा। और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम लोग डॉट से पढ़ते हैं, इसको भूल जाओ, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का अभी डिटेल में स्टडी नहीं हुआ है कि इतना बहुत ज़्यादा उसका ऑर्बिटल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग उसका ऑर्बिटल को ध्यान नहीं देते। चलो हम लोग को 3 ऑर्बिटल को पढ़ना है, बस p ऑर्बिटल बना लो। और p ऑर्बिटल में आपको जस्ट मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई थी कि आपका जो p ऑर्बिटल कैसा होता है, बताओ p ऑर्बिटल में कितने का ये कक्षक होते हैं, जल्दी बताओ भाई। होते हैं आपके, परफेक्ट हम लोग बनाएंगे ना, ठीक है। आपके कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन सा, px, इन सब का नाम रख देते हैं भाई, आप लोग नहीं रखते अलग अलग कमरा, वो उसका वो जैसे मान लो अंजलि के, बुरा मत मानना, अंजलि का कमरा, ये दीक्षा कमरा, ऐसे करके नाम रख देते हैं ना। तो px py pz, ठीक है। तो p ऑर्बिटल जो होता है आपका, p ऑर्बिटल ऐसे होता है और उसके पास 3 कक्षा है, px py pz का नाम रख दिए। तो आपका जो px बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका जो px बनेगा ये x ऑर्बिटल के अलोंग बनेगा। इसी में आपको क्या बनाना है, जैसे मान लो px बन गया, ठीक, ये ऑर्बिटल बन गया। अब मुझे y बनाना है, py कैसे बनाएंगे, जहां पे आपका y एक्सिस है, y एक्सिस ऐसे है ना, बस y एक्सिस के अलग बना दो py। आपको ये अलग बनाना है, एक ही मत बना देना, चलो भाई हम अलग कर दे रहे हैं, वरना आप लोग तो जैसे मान लो ये y है ना, तो आपका py ऐसे बनेगा। अगर मान लो x रहेगा, ठीक है, तो x में आपका ऐसे बनेगा। अगर मान लो आपका z है, z तो आपका ऐसे बनेगा। क्लियर है बात, इसी चीज़ को मैं एक ही में बना रही हूँ। चलो अब आपको क्या है, z बनाना है, तो z के अलोंग बना दो। क्लियर है बात। p ऑर्बिटल, सबसे पहले ये सब ऑर्बिटल है क्या, ऑर्बिटल रहने का, जो इलेक्ट्रॉन को रहने का जगह है, इलेक्ट्रॉन को रहने का जगह है, तो वो s होता है, p होता है, d होता है, f होता है। s ऑर्बिटल वो डिटेल में अच्छे से पढ़ लिए। s ऑर्बिटल की क्या प्रॉपर्टी है, वो 2D में होता है, उसमें हर जगह सब कुछ बराबर होता है। इसमें देखो हर जगह सब कुछ बराबर नहीं, यहाँ पे देखो
यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, या तो यहाँ पाया जाएगा या तो यहाँ पाया जाएगा। पर एस ऑर्बिटल में ऐसा नहीं था, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, उसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो, तो वो 2D में था, ये 3D में है, उसका वो हर जगह से बराबर था, ये हर जगह से बराबर नहीं है। तो ये सारा डिफरेंस आपको पता चलेगा, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आएगा। और आपका जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 बॉक्स होते हैं, एस ऑर्बिटल में केवल 1 बॉक्स होता है, इसमें 3 बॉक्स होते हैं जिसका अलग अलग नाम भी है, px py pz। तो मैं px को px के x के एक्सिस के अलॉन्ग बनाइएगा, जो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस का मतलब अक्ष होता है बच्चों, एक्सिस का मतलब क्या होता है, अक्ष। तो x अक्ष के अलॉन्ग आपको बनाना है, py को py की तरह बना दीजिए, मतलब जहाँ पे आपका y एक्सिस है वहाँ पे बना दीजिए, और आपका z जहाँ पे रहेगा उसको वहाँ पे डबल शेप का बना देना। क्लियर है? अब आते हैं अपने पॉइंट पे, और इसी चीज़ को ऐसे बना हुआ है, इसी में क्या देखो, px py, ये x पे है तो ये आपका px है, ये आपका y पे बना हुआ है, ये आपका py, और ये आपका z के बना हुआ है pz। क्लियर है? px py pz। चलो आते हैं, अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में एकदम अब आप खुद अपने दिमाग से सोचो इसका मीनिंग क्या होगा। ईच पी ऑर्बिटल, प्रत्येक पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन बेटर नोन एज लोब्स। जो आपकी ये मोटे मोटे जो डंबल है, ये जो डंबल, इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं क्या, लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। अब हिंदी में क्या था उसको भूल जाओ, जो अब भी पढ़ा रहे वो समझो। आपको एक मैं बताई ना, आपको ये मान के चलना, आपको नई चीज़ें पढ़ना है। तो ये क्या है? लोब्स। इसको समझ जा रहे हैं? ये आपका 2। अब मैं हमेशा लोब्स की बात वो करूँगी तो आप समझ जाना, ओ अच्छा ये जो डंबल शेप है वही आपका लोब्स है। क्लियर है? बोल रहा है ये 2 लोब से मिलकर, 2 लोब है, इनसे मिलकर एक पी ऑर्बिटल बना हुआ है, 2 सेक्शन ऑफ लोब्स। ठीक है, विच लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से पास करता है। ठीक है, ये यहाँ से, ये वाला, ये आपका न्यूक्लियस के पास करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इसको नोड बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट पे जहाँ कुछ नहीं है इसको बोलेंगे नोड। अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, सब सारे वर्ड को क्लियर करेंगे। पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पास करता है। The 3p orbital had differ in the way the lobes are the oriented, whereas they are identical in terms of shape, size and energy. ध्यान दो, जो आपका p ऑर्बिटल होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, px, py, pz। सबका साइज और शेप अलग अलग है। शेप तो मान लो सेम ही, पर एक्सिस के अलॉन्ग तो अलग है ना, एक आपका सीधा बना है, एक ऐसे बना और एक ऐसा टेढ़ा बना है। तो इस तरीके से शेप मतलब क्या, उसकी संरचना, साइज का मतलब आकार, एनर्जी का मतलब अलग अलग उसका एनर्जी भी होगा। ठीक, एज दे लोब्स लाई अलॉन्ग वन ऑफ द एक्स वाई और जेड, जो एक्स और वाई और जेड के अलॉन्ग हम लोग उस लोब्स को बनाते हैं। दीज 3 ऑर्बिटल्स आर गिवन द डेजिग्नेशन 2px, इसका एक नाम दे देते हैं 2px, 2py, 2pz। ये 2 क्या है? 2 ध्यान दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्योंकि आपको देखो 1 आपको 1px 1py नहीं मिलता है, 1 आपका ऐसा ऑर्बिटल। अभी ये हम लोग आबाऊ से सीखेंगे कि इसके आगे 1 क्यों नहीं लिख सकते, 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 से स्टार्ट, 1 नहीं आता। क्यों नहीं आता है उसको हम लोग आबाऊ प्रिंसिपल अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा उस चीज़ को। बस ये आप अपने दिमाग में रखे रहना, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दस वी कैन से दैट, इस तरह हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, देयर आर द 3 पी ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 पी ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, म्यूचुअली एक साथ परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान से इस पॉइंट को समझना, ये वाला ऑर्बिटल, और अगर मान लो ये मैं px को उठाकर इसके ऊपर रख दूँ, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन से दिखाते हैं, ध्यान से देखो, ये आपका क्या था px और ये आपका py, ये देखो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, मतलब एक दूसरे के लंबवत है या परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलो ऐसे है। अब एक पेन और चाहिए, एक पेन और चाहिए, चलो ठीक। ये आपका क्या था? ध्यान से इसको समझो, ये आपका था px, ये py और ये आपका pz है। बताओ
और pz को हम लोग अभी मैं जस्ट बताई थी पीछे कि आपका जो z हम लोग ऐसे नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसको बोर्ड पे बनाने के लिए हम लोग ऐसे टेढ़ा बनाते हैं। तो आपको z कैसे बनाना है, अगर मैं 3D में हम लोग प्रेजेंट है तो आप z ऐसे बनाएंगे ना। चलो बताओ, ये सारे के सारे एक दूसरे में परपेंडिकुलर है कि नहीं, लंबवत है, ये इसके लंबवत है। इन दोनों में देखो 90 डिग्री का एंगल अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सब जगह से देखो परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब आपका जो 3 p ऑर्बिटल बना है, px, py, pz, तीनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। म्यूचुअली एक साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है, इसी बात को बोल रहा है। सिमिलर टू एस ऑर्बिटल द साइज सेम एनर्जी पी ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद द एंड इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोल रहा है जैसा आपने एस ऑर्बिटल में पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपका ऑर्बिटल का जो साइज बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से पी ऑर्बिटल अगर 2p का है, कहाँ चले जा रहे हैं भाई, जैसे मान लो ये आपका p ऑर्बिटल 2p का है। अब मैं बोलूँ 3p के लिए आप बनाओ, तो 3p के लिए आप साइज में बड़ा बनाएंगे, 4p के लिए और ज़्यादा बड़ा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है ना। चलो, ये सारे पॉइंट आई होप आपके क्लियर हो गए। पहले पॉइंट में बोला गया है ये 2 सेक्शन में होता है, 2 लोब से मिलकर बना है। अगले पॉइंट पे बोला गया ये जो दोनों लोब है, ये जो px, py, pz बन रहा है, इसका शेप, साइज और एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। शेप और शेप का क्या मतलब है, शेप का क्या मतलब है, वहाँ पे शेप का मतलब है कि वहाँ पे उसकी संरचना कैसी है, साइज का मतलब आकृति है, और एनर्जी का मतलब उस पर जो भी उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, शेप, साइज, एनर्जी। अगले पॉइंट में बोल रहा है कि इसका कोई नाम दे देते हैं, एक्स वाई जेड के जो अलोंग बन रहा है ये और पी ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है जैसे जैसे आप मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे, आपका p ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाएगी। p ऑर्बिटल छोटा था 2p, 3p के लिए और बड़ा, 4p के लिए और बड़ा, ऐसे। क्लियर है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे चले, बस हम लोग का खत्म होने वाला है। हम लोग समझ लिए, बहुत कुछ क्लियर समझ लिए हैं। आगे चलते हैं, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं एस ऑर्बिटल, सॉरी हम लोग का क्या है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को पढ़ने के लिए हम लोग फिर से वही बनाएंगे। चलो, इसमें हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बॉक्स बनेंगे डी ऑर्बिटल में? एस ऑर्बिटल में कितना बॉक्स था, चलो रिवीजन करो। एस ऑर्बिटल में कितना था, 1। पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स थे, यहाँ पे आपके 5 बॉक्सेस होंगे। 1 2 3, ज़्यादा बनेंगे क्या, 1 2 3 4 5, अरे एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको यहाँ से कट कर देना, इसको यहाँ से कट कर देना। ठीक, छोड़ दो इसको भूल जाओ, ये एक्चुअली ये इरेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 बॉक्सेस हैं, इन सब का नाम दे देते हैं। dxy, dxz, dyz, dx2 माइनस y2 और dz2, इन सब का नाम दे देते हैं। और इन सब का जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। आइए पहले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं। ये आपका dxy है। अब ये सारा आपका ऑर्बिटल दिख रहा है ना, आपको इसी तरीके से नोट्स में बनाना है, पर मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। क्या काम करो, फाइव ऑर्बिटल है ना, सबका हम लोग बनाएंगे। कुछ सीधा नहीं होगा तो छोड़ देना इस चीज़ को। चलो, आपको क्या बनाना है, पहले आपको बनाना है dxy। तो मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। चलो बनाते हैं। x एक्सिस कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, वहां पे px में हम लोग क्या रहते हैं, x के अलोंग बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, 2 एक्सिस के बीच में बनाना है। तो x आपको ऐसे बनाना होगा और जो y आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, x और y। अब बात करते हैं dxz का, इसको x बना लो, इसको z बना लो, बस उसी तरीके से सेम टू सेम बनेगा। इसको बनाने का जो तरीका है ऐसे ही, इसमें आपको एक्सिस के ऊपर नहीं बनाना है, एक्सिस के बीच में बनाना है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, p बनाते वक्त ध्यान देना। चलो, d
YZ, इसको बना लेते हैं, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में बना दो, सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा। बात यहाँ फंसता है dx2 माइनस y2। x आपका 2 बार है, y आपका 2 बार है, इसीलिए ये x है ये y है, तो आपको इस पे एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। आपको इस पे क्या एक्सिस पे बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे ऑर्बिटल्स को बनाने का बिना देखे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है z, सॉरी dz2 है ना, dz2, तो इसको मान लो, इसको z मान लो, dz स्क्वायर है तो दो बार आपका z एक्सिस है ना, तो इसको ये सारा आपका स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका भी है, जस्ट आपका ऐसे ही है। क्लियर है? dxy dyz dzx, ये देखो ऐसे ही बना है, सेम टू सेम बना है ना, ऐसे ही तो बना है। थोड़ा सा मेरा लूप थोड़ा पतला हो गया है, ये वाला लूप ज़्यादा है। चलिए आइए इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जब हम लोग डी ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं तो हमें पता चलता है एल की वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। तो इसका एल की वैल्यू 2 आएगा तो सेम करेंगे, +1 से वो लेंगे, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया, +1 से नहीं -1 से लेते हैं, तो आपका आ जाएगा -1 से, ठीक है। तो एल की वैल्यू 2, तो एल माइनस से लेकर हम लोग को करना है +L तक। चलो बताओ, तो -2 और +2 के बीच में क्या क्या आएगा, तो -1 आता है, 0 आता है, +1 आता है, बस इसका नाम लिख दो, -2 -1 0 +1 +2। इसको मत बनाना, ये मैं एक्स्ट्रा बना दी है, ठीक है, ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल बन गया। तो मैग्नेटिक क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर डी ऑर्बिटल इज गिवन एज। डी ऑर्बिटल का मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, -2 -1, ये तो वैल्यू हो गया, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट देयर आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। इस बात से हमें पता चलता है, ये आपका 5 आया है ना, इस बात से हमें पता चलता है कि इसमें 5 बॉक्सेस बनेंगे। जब एल की वैल्यू आपका 0 था एस के लिए, इसलिए आपका 1 बॉक्स बना था। पी का वैल्यू क्या था, 1 था, और उसमें 3 आ रहा था, तो इसलिए आपका 3 बॉक्स बना है। जब हम लोग एफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो उसमें आपका 7 आएगा, तो वहाँ पे 14 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। सॉरी 7 आएगा, इसका मतलब 7 बॉक्सेस बनेगा। 5d ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिटल्स आर डिजिनेटेड। अब इन सब का नाम दे देते हैं dxy dxz dy, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5d ऑर्बिटल्स, इन 5 ऑर्बिटल्स में फर्स्ट 4d ऑर्बिटल, जो पहले के 4d ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। जो पहले के 4d ऑर्बिटल्स है यहाँ तक ये एक दूसरे के बराबर है, लगभग बराबर है, लेकिन आपका जो dz2 ऑर्बिटल है ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वेयर एज द एनर्जी ऑफ ऑल 5d ऑर्बिटल ऐसे, इन सब की एनर्जीज बराबर है। ऐसा नहीं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका 5 किलो जूल है, इसका 2 किलो जूल है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर है, ठीक है। सबका 5 है तो सबका 5-5 होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इसीलिए मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही थी ताकि आप इस चीज़ को स्पीड को पकड़ पाए। चलो, तो मुझे यहाँ पे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। f ऑर्बिटल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ f ऑर्बिटल का जो आपका शेप होता है उसमें आपको क्या करना है ना, f ऑर्बिटल में वो f ऑर्बिटल में याद कर लेना 7 होते हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस होते हैं, ठीक। 7 आएगा, L की वैल्यू क्या आता है 3, तो L की वैल्यू 3 आता है, तो बताओ -3 से लेकर +3 के बीच में कौन कौन सा आएगा, -2 -1 0 +1 +2। इन सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर है ना। चलो, ये हम लोग का f ऑर्बिटल। आगे हम लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन मत लो कि हमें एक बार पढ़ा देंगे, अरे बाबा याद तो हुआ ही नहीं, अब आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले बॉन्ड लेंथ होता क्या है, एक बात बताओ, बोला है टॉपिक का नाम है बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड का मतलब बंध। क्या होता है बॉन्ड का मतलब बंध। अब ये बंध कैसे बनेगा, जब 2 परमाणु को, 2 एटम को पास लेकर आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। अरे भाई, इन दोनों के बीच में जब 2 एटम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में HCl को पढ़ते हैं, HCl, ठीक। एग्जाम्पल में हम लोग HCl को पढ़ते हैं, HCl। तो HCl क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, चलो जल्दी से बताओ तो, एटम या मॉलिक्यूल है, क्या है। एटम हमेशा अकेला होता है, ध्यान दो, तो ये अकेला नहीं है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन की साइज इतनी छोटी, क्लोरीन की साइज बड़ी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बीच में इसके न्यूक्लियस होगा, बीच में इसके न्यूक्लियस होगा। तो बोल रहा है जो आपका एटॉमिक जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है, इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बस हो गया, सिंपल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या था इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था। ध्यान से देखो, ये मान लो ये H है, ये मान लो Cl है। एक आपको बड़ा दिख रहा है, एक आपको छोटा दिख रहा है ना साइज में। कभी कभी देखो बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। हम लोग ये दोनों एटम को मिलाएंगे, ये भी एटम है, ये भी एटम है, मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये एक्चुअली में है क्या? अणु है, मॉलिक्यूल है। इसका यहाँ से ये मान लो बीच में इसका क्या है? नाभिक है। यहाँ बीच में इसका नाभिक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दोनों को डिस्टेंस क्या करेंगे? R1 R2। इसका R1 इसका R2, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। पर कभी कदर बच्चों आपको बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने को अभी नहीं देता नहीं कैलकुलेट को। बस आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ होता क्या है। बॉन्ड लेंथ, पहले ध्यान दो कि बॉन्ड एटम में नहीं बनता है, बॉन्ड मॉलिक्यूल में बनता है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? दो एटम को पास लेकर आएंगे, मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इन बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच के नाभिक के बीच की दूरी होता है। ठीक है, चलो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ से हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं डिस्टेंस को, दूरी को, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू केमिकली बॉन्डेड एटम। जो दो केमिकली बॉन्डेड एटम है, परमाणु है, उसके न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं डिस्टेंस को। इन ए मॉलिक्यूल, ध्यान दो इस वर्ड को, एक अणु के अंदर जो भी आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही नापता है। आगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई। जो सहसंयोजक दूरी होती है, रेडियाई होती है, सहसंयोजक डिस्टेंस होता है, उसी को नाप के। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ कि स्किप कर दो, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल सम होता है, लेकिन मैं इसको बाद में पढ़ा दूंगी। ठीक है, इक्वल रेडियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड जो एटम है, जाहिर सी बात है बॉन्ड बना है तो बॉन्ड कई प्रकार का हो सकता है। सहसंयोजक बंध की बात हम लोग करते हैं, यानी उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो उसके सब यानी जोड़ के बराबर होता है। ये देखो जोड़ के बराबर है कि नहीं? अरे R1 प्लस R2 क्या है? R1 है, R2, इन दोनों के सम को है ना जोड़ के बराबर ही को तो बोले हैं। चलो आगे चलते हैं। फॉर कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है क्या कि आपका कितना बॉन्ड बन सकता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध कोटि, ये बताता है कि कितना आपका बॉन्ड बन सकता है। वो सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा कि ट्रिपल बॉन्ड। तो N2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 आता है, तो आप समझ जाइए उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, तो आप समझ जाइए डबल बॉन्ड है, ऐसे। ठीक है, तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोल रहा है? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड लेंथ के। इससे क्या समझ में आता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों कार्बन कार्बन और ज़्यादा पास आ गए, मतलब इसका जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था कम हो गया। तो देखो एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इन्वर्सली है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती को इन्वर्सली बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मतलब आप जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाते जाएंगे साइज थोड़े कम आते जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना और इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में कभी भी बाहर मत जाने देना, हमेशा इसको नोट कर लो नोट्स में, ये आपको आगे कॉम्पिटिशन के लेवल पर भी काम देगा। तो जब भी ध्यान दो, आप समझ जाओ, जब भी आपसे मैं बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ, तो आप समझ जाइए बॉन्ड ऑर्डर यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बढ़ा रहे हैं। बॉन्ड को बढ़ाते जाए तो उसकी साइज धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो साइज में क्या है? तो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होता जाएगा। एक मिनट बच्चों, क्लियर है? पहली क्लास थोड़ी लंबी चलेगी पर कोई बात नहीं, बीच बीच में हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। अभी मुझे स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग को स्पीड पकड़वाना है। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलो
छोड़ो ही सबको, पहले समझो। अगर आपका बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ध्यान दो दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बंध की जो लंबाई, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस और ज़्यादा पास आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बोल रहा है कि बॉन्ड हाइयर इन द बॉन्ड ऑर्डर रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और ध्यान दो, जितना ज़्यादा, एक और फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब, आपको मैं कह रही हूँ, आपको 3 लोग कस के जगड़ के पकड़े हुए, क्या आप उसको छुड़वा पाएंगे? अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे? नहीं। आपको कोई 2 लोग पकड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है निकालना है। 1 लोग पकड़ा है, और ज़्यादा पॉसिबल है। तो कह रहा है अगर जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, यानी आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा टाइटली बंधा रहेगा, तो उसको तोड़ने में, मुझे हटाने में, मतलब कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी तुमको कंपाउंड दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, ये समझो उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी चाहिए भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। विच आर accompanied बाई स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में आकर्षण बल लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है होल्डिंग मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एटम्स टुगेदर। एटम जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, शॉर्ट बॉन्ड एट द कोइंसिडेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ, जितना भी ज़्यादा मतलब शॉर्ट बॉन्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? बहुत ज़्यादा कम से कम इसमें बॉन्ड लेंथ है। अब ये समझो, अपने दिमाग में बैठा लो, किसके बंध की लंबाई, जैसे मैं बोल रही हूँ, एक बॉन्ड लेंथ आपका 2.5 नैनोमीटर है और एक आपका 1.5 नैनोमीटर है। चलो बताओ किस में आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? तो आप बताएंगे अच्छा मैम बताई थी कि जिसमें बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब आपका ये वाला क्या है? कम बॉन्ड लेंथ है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसके अंदर इसके बॉन्ड को हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अभी मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया ना? कुछ नहीं था इसमें, कुछ था? कुछ भी नहीं था। चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग का, आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल बोले थे ना भाई, मेरी बात सुनो, हम एक रूल बनाएंगे, उसी रूल पे आपको चलना है। मैं एक रूल बनाऊंगा, आपको उसी रूल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर आपके पास ढेर सारे ऑर्बिटल्स हैं पर आप इस तरीके से नहीं भरेंगे, पहले आप मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे इलेक्ट्रॉन को भरो। पहले 1s को भरो, फिर 2s को भरो, फिर 3s को मत भरो, फिर 2p को भरो, फिर 3s को भरो, फिर यहाँ से जाओ 3p को भरो, फिर 4s को, फिर यहाँ से जाओ 3d को, 4p को, 5 है, ऐसे ऐसे आप लोग चलते जाओ। तो ये आपका अबाउ प्रिंसिपल है। ये बोले थे इलेक्ट्रॉन को उसकी बढ़ती हुई एनर्जी क्रम में रखा गया है, उसी हिसाब से आपको भरना है। यानी आपको लग रहा होगा कि मैम हम लोग सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, एक्सपेरिमेंटल देखा गया 2p और 2p, क्योंकि 2s के बाद 3s में भरना चाहिए था, पर हम लोग को इसमें भरना चाहिए था, पर हम भर रहे हैं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2p और 3s में एनर्जी को कंपेयर किया गया तो पता चला ओ 3s की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, और इसमें एनर्जी कम है। एक बात बताओ बच्चों, क्या सबसे पहले आप 6th क्लास में आ गए? पहले आपने 1 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, 3 पढ़ा होगा, 4 पढ़ा, ऐसे करके आप 12 तक गए होंगे, फिर एंट्रेंस क्वालिफाई, अब सेमेस्टर में आए, तो क्या आप एक एक क्लास, मतलब चलो मान लो ड्रॉप भी, कुछ लोग ऐसे ड्रॉप भी कर देते हैं ना, ऐसे डाक जाते हैं क्लास को, 1 से 2 चलेगा, 2 से 3 में चले। लेकिन अभी मैं उस बात को नहीं, अभी बात ये समझो कि आप पैरेलली सब कुछ पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके सीरियल वाइज चलते हैं। उसी तरीके से अगर इसकी एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, तब इसके बाद इसमें भरेंगे। इस बात को ध्यान देना। तो ये एनर्जी के क्रम में रखा गया है। मतलब 2p और 3s में झगड़ा हो रहा है तो 2p में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे कि 2p तुम शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, क्योंकि ये जल्दी शांत हो गया, नहीं गुस्से वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। अब 3s में 3p में कंपेयर हुआ तो 3s की, और सॉरी 4s और 3p में कंपेयर हुआ तो 4s की एनर्जी ज़्यादा निकल गई। 3p में तो मतलब एनर्जी जिसमें कम रहेगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। सिंपल सा ये बात है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी है, डायग्राम इसको बना लेना। चलो आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द अबाउ प्रिंसिपल डिटेक्ट, अबाउ प्रिंसिपल ये बात को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, मैनर में भरा जाएगा, ठीक है। इन फील्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु का जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से भरना, मतलब क्या
आद्य अवस्था, हम लोग पढ़ते हैं ना ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड, आद्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उसके आद्य अवस्था से भरना शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, एस ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का, एफ ऑर्बिटल का, इनका जो एनर्जी जो लेवल है वो आपको अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरना है। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल द एनर्जी लेवल ऑफ द लोएस्ट, जिसकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जिसकी लोअर एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। अरे भाई जो घर में छोटा रहता है उसको पहले पैसे देते हैं ना, काम तो छोटा है रहने दो, कितना खाएगा। कभी कभी क्या होता है, चॉकलेट सब लोग ढिलाते हैं, उसको छोटे वाले बच्चों को ज़्यादा दे देंगे ऐसा होता है ना। तो जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। देखो क्या लिखा है, बिफोर दोज विद द हायर एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम लोग उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है। यही आपका अबाउ प्रिंसिपल है, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। The word above as the German roots and the can be roughly translated constructed build up। above का वर्ड मतलब है बिल्डअप, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना है। तो निर्माण आप कहाँ से करते हो? ऊपर से फ्लैट बनाना शुरू करते हैं, नीचे से बनाते हैं ना, इसी तरीके से बनाएंगे। ईट पे ईट या रखेंगे तभी तो फ्लैट बनेगा। तो उसी तरीके से अबाउ का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट। क्या होता है? कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्डअप करना, बनाना, बिल्डअप करना। तो बिल्डअप आप नीचे से ही शुरू करते हैं, तो नीचे का क्या आने का मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। द डायग्राम इलस्ट्रेटिंग, डायग्राम ये बात को बताता है, प्रोवाइडेड इन द हियर, जिसमें एन आपका क्या बताते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, ध्यान देना इस बात का, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम ये नंबर। एंड द एल क्या बताता है? एजीमुथल, एल बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। और आपका यन क्या बताता है? यन ये बताता है कि आपका किस कक्षक में है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, किस फ्लोर पे आप बैठे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और भी कुछ है? इसके साइलेंट फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज द लोएस्ट। पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसमें एनर्जी उसकी कम है। दिस इम्प्लीज दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें? ऑर्बिटल में हैविंग हायर एनर्जी। पहले वो इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी कम है उसमें भर देंगे, तब जाके दूसरे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंट्री करेगा, ठीक है। ओनली दोज ऑर्बिटल लोअर एनर्जी हैव बी कंप्लीटेड फिल्ड। जब तक नीचे वाला ऑर्बिटल भर नहीं जाएगा, जैसे मान लो ईंट पे ईंट रख के तो फ्लैट बनाते हैं, ईंट यहाँ पे खाली और दूसरा ईंट हम लोग रख देंगे, फ्लैट बना देंगे? नहीं, जब तक आपका नीचे वाला है इसको, जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऊपर वाले में नहीं जाएंगे। ये बात को क्लियर है। अगला पॉइंट, the order in which the energy of the orbital increases can be determined with the help of the n+l rule। इस रूल से हम लोग फॉलो करेंगे। ये रूल क्या है मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इजीली बता दूंगी, वो कुछ खास नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और क्या फीचर्स है? दो, n+l रूल, ध्यान दो, n+l, चलो अच्छा बता ही देते हैं, कुछ खास नहीं है वैसे इसमें। n+l रूल से हम लोग क्या करते हैं? रूल को फॉलो करेंगे। चलो, वेयर द सम ऑफ द प्रिंसिपल, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, जिसकी n+l वैल्यू अगर क्या होगी? लोअर रहेगी। इफ टू ऑर्बिटल शेयर इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑर्बिटल विद द n वैल्यू इज सेड टू बी हैव द लोअर एनर्जी विद द एसोसिएट विद। क्या देखो अब ये क्या बोला है, आइए इसको फिगर समझते हैं। n+l रूल, ठीक है। जैसे मान लो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1s ये लिखा है, अरे यहाँ पे क्या लिखा है? 1s। तो देखो ये आपका 1 क्या है? ये n है, ये आपका क्या है? l है। चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + l की वैल्यू, अरे l की वैल्यू क्या आता है? 0 आता है ना, s ऑर्बिटल के लिए 0 आता है। चलो इसका चेक करते हैं 2s का, किसकी एनर्जी ज़्यादा हमको पता करना है। 2 + s की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आई है 1, इसकी वैल्यू आई है 2। बोल रहा है जिसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू कम आई है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा। कोई भी उठा लो, 5s और 4p को उठा लो। चलो इसको उठाओ, अरे उठाओ का मतलब क्या बोल रहा है? 5s और 4p। चलो लिख लेते हैं 5s और 4p। चलो इसको चेक करते हैं। s की वैल्यू है 0, ठीक है, तो 5 + 0 = 5, क्योंकि n+l रूल हमको पता करना है ना। चलो इसका है 4 + p की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये दोनों का तो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? क्वांटम नंबर को चेक करेंगे। चलो तो यहाँ पे क्या है? ध्यान से ये देखो इस फॉर्मूला में
कहाँ था, फोरियर और 5p। क्वांटम नंबर जिसका मुख्य क्वांटम संख्या कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसकी कम है तो इसको पहले भरेंगे, इसको बाद में भरेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू बराबर आ गई तो यहाँ पे आपका एजीमुथल अबाउ प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। हम लोग क्या क्या पढ़े आज, हम लोग पढ़े कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, कैसे कैसे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को रहने की जगह बताता है। उसके अंदर भी और भी है, उसके अंदर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो s,p,d,f ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। अब ये जो आपके ऑर्बिटल्स है वो कैसे कैसे होते हैं, इसका शेप, साइज, एनर्जी सब हम लोग देख लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़े क्या, बॉन्ड लेंथ, जो आपका दो एटम को आपस में मिलाते हैं तो उसके बीच का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन को भरने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पे आपका इसमें 2-3 टॉपिक आपका कवर हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे का जो भी टॉपिक रहेगा, आगे आपका शायद वीबीटी थ्योरी है और हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ेगा, नोट्स अपना बनाकर उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।